नमस्कार। और आज हम डेव रैमसे की किताब द टोटल मनी मेकओवर के सारांश पर आधारित कुछ विचारों की गहराई में उतरेंगे। लक्ष्य है आर्थिक स्वतंत्रता पाने के लिए एक स्पष्ट कदम दर कदम योजना को समझना। ये उन तरीकों से बिल्कुल अलग है जो फटाफट अमीर बनाने का वादा करते हैं, है ना? बिल्कुल। वो सब जल्दी वाले रास्ते अक्सर कहीं नहीं ले जाते। ये एक हाँ। मजबूत नींव बनाने की बात है। हाँ, तो हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इस किताब के प्रमुख पाठों और अवधारणाओं का एक निचोड़ पेश करती है। हमारी आज की चर्चा का मकसद है इन स्रोतों से सबसे जरूरी जानकारियों को निकालना, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने पैसों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं और एक भरोसेमंद रास्ते की तलाश में हैं। सही कहा। एक ऐसा रास्ता जो परखा हुआ हो और जिसके पीछे एक सोच हो। अक्सर ऐसा माहौल होता है जहां कर्ज को जीवन का सामान्य, यहाँ तक कि जरूरी हिस्सा मान लिया जाता है। लगता है जैसे इसके बिना गुजारा ही नहीं। हाँ, ये धारणा बहुत आम है। ये नजरिया इसी सोच को सीधी चुनौती देता है। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। शुरुआत करते हैं पैसों से जुड़ी कुछ आम धारणाओं और बहानों से। स्रोत बताते हैं कि कई लोग मानते हैं कि कर्ज तो लेना ही पड़ता है, जैसे गाड़ी की किश्तें तो हमेशा चलती रहेंगी या क्रेडिट कार्ड के बिना आजकल काम चलाना नामुमकिन है। जी। इन मान्यताओं को तोड़ना पहला कदम क्यों माना जाता है? क्या ये सिर्फ इच्छा शक्ति की बात है? ये वाकई एक बुनियादी मुद्दा है। रैमसे के दृष्टिकोण में, जैसा कि स्रोत सामग्री में बताया गया है, आर्थिक स्वतंत्रता की तरफ पहला कदम असल में इन गहरी बैठी धारणाओं और खुद को दिए जाने वाले बहानों को पहचानना और उन्हें तोड़ना है। ये सिर्फ हिसाब किताब का बदलाव नहीं, बल्कि सोच का बदलाव है। मतलब पूरी मानसिकता बदलनी पड़ती है। सोच का बदलाव? हाँ, जब तक हम ये नहीं मान लेते कि कर्ज के बिना जीना संभव है और क्रेडिट स्कोर ही जिंदगी का सबसे बड़ा पैमाना नहीं है, तब तक व्यवहारिक कदम उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मानसिकता बदलना ही उस नींव को तैयार करता है जिस पर वित्तीय अनुशासन की इमारत खड़ी हो सकती है। बिना इस मानसिक तैयारी के कोई भी योजना शायद ही टिक पाए। तो मतलब ये है कि असली लड़ाई पहले दिमाग में जीतनी होती है, गणित बाद में आता है। बिल्कुल। पहले सोच बदलेगी, फिर आदतें, फिर नतीजे। ठीक है, तो इस मानसिक बदलाव के बाद व्यवहारिक कदमों की बारी आती है और यहीं पर इस दृष्टिकोण का दिल बसता है। 7 बेबी स्टेप्स, यानी छोटे क्रमिक कदम। जी, बेबी स्टेप्स। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला कदम है एक शुरुआती आपातकालीन निधि के लिए $1000 या स्थानीय मुद्रा में एक छोटी तयशुदा रकम बचाना। ये रकम इतनी छोटी क्यों रखी गई है? हाँ, ये पहला कदम देखने में शायद छोटा लगे, पर इसका मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक असर बहुत गहरा है। स्रोत सामग्री इस बात पर रोशनी डालती है कि इसका मकसद छोटी मोटी अचानक आने वाली दिक्कतों, जैसे गाड़ी की कोई छोटी मोटी मरम्मत या हल्का फुल्का मेडिकल खर्च से निपटने के लिए एक शुरुआती सुरक्षा कवच तैयार करना है। अच्छा। ताकि ऐसी किसी जरूरत के वक्त व्यक्ति और ज्यादा कर्ज लेने पर मजबूर ना हो। ये पहली सुरक्षा परत है। ये आपको कर्ज चुकाने की मुश्किल प्रक्रिया शुरू करने का हौसला देती है, क्योंकि आपको पता होता है कि छोटी मोटी रुकावटें आपको रास्ते से भटका नहीं पाएंगी। हाँ, मतलब एक छोटा सा बफर। बिल्कुल। और $1000 एक ऐसी रकम है जो ज्यादातर लोग अपेक्षाकृत जल्दी जमा कर सकते हैं, जिससे उन्हें तुरंत एक जीत का एहसास होता है। अच्छा, तो ये एक शुरुआती बूस्टर डोज जैसा है, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। समझ गई। एकदम सही। मोमेंटम बनता है इससे। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले कदम पर, डेट स्नोबॉल विधि से सभी कर्ज, घर के लोन को छोड़कर। हाँ, डेट स्नोबॉल, ये काफी दिलचस्प है। ये तरीका क्या है और इसमें ऐसा क्या खास है? डेट स्नोबॉल विधि दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये सीधे सीधे इंसानी बर्ताव और मनोविज्ञान पर आधारित है, जो इसे काफी असरदार बनाता है। जैसा कि स्रोत सामग्री बताती है, इसमें आप अपने सभी कर्जों को उनकी बकाया रकम के हिसाब से सबसे छोटे से सबसे बड़े तक लिस्ट करते हैं। ध्यान दें, ब्याज दर के हिसाब से नहीं। हाँ, यहीं पे थोड़ा। हाँ, फिर आप सभी कर्जों पर कम से कम भुगतान तो जारी रखते हैं, लेकिन अपनी सारी अतिरिक्त आमदनी या बचत को सबसे छोटे वाले कर्ज को जल्द से जल्द खत्म करने में झोंक देते हैं। यहीं पे बात थोड़ी उल्टी लगती है ना? सबसे छोटे कर्ज पर पहले ध्यान देना, भले ही उस पर ब्याज दर कम हो। हाँ, गणित तो यही कहता है। गणित तो कहता है कि सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को पहले निपटाना चाहिए ताकि कम पैसा ब्याज में जाए। तो फिर ये तरीका क्यों? यहाँ ये बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल, और यही इस तरीके की खासियत है। स्रोत सामग्री इसी बात पर जोर देती है कि पैसा प्रबंधन सिर्फ गणित नहीं है, ये काफी हद तक
व्यवहार से जुड़ा है। क्या है कि जब आप जल्दी से एक छोटा कर्ज पूरी तरह चुका देते हैं तो आपको एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक जीत हासिल होती है। अच्छा। एक कर्ज खत्म, हाँ। एक कर्ज खत्म, यह एहसास आपको जोश से भर देता है और आगे बढ़ने की रफ्तार देता है। फिर आप उस छोटे कर्ज के लिए दी जा रही पूरी रकम, न्यूनतम भुगतान प्लस अतिरिक्त रकम को अगले सबसे छोटे कर्ज पर लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे आप एक एक करके कर्ज खत्म करते जाते हैं, आपकी स्नोबॉल यानी हर महीने कर्ज चुकाने के लिए उपलब्ध रकम बड़ी होती जाती है और आपका आत्मविश्वास आसमान छूने लगता है। तो वो रकम बढ़ती जाती है जो आप अगले कर्ज पर डालते हैं। एग्जैक्टली। ये छोटी छोटी जीतें हासिल करके बड़ी लड़ाई जीतने की रणनीति है। व्यवहार बदलना अक्सर गणित बदलने से ज्यादा मुश्किल होता है और ये तरीका उसी पर काम करता है। ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है कि हमारी भावनाएं और आदतें हमारे पैसों के फैसलों पर कितना असर डालती हैं। गणित को पीछे रखकर व्यवहार को आगे रखना काबिल गौर है। जी हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। ठीक है, तो इस स्नोबॉल से सारे कर्ज, घर के लोन के अलावा खत्म करने के बाद तीसरा कदम क्या है? तीसरा कदम है एक पूरी तरह से भरी हुई आपातकालीन निधि बनाना। ओके। स्रोत के मुताबिक इसमें आपके 3 से 6 महीने के जरूरी घरेलू खर्चों के बराबर रकम होनी चाहिए। याद करें, पहले कदम का $1000 तो सिर्फ छोटी मोटी आपात स्थितियों के लिए था, एक बफर की तरह। हाँ, वो तो बस शुरुआत थी। बिल्कुल। ये तीसरा कदम आपको बड़ी अप्रत्याशित घटनाओं से बचाता है, जैसे अचानक नौकरी चली जाना, कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या आ जाना या कोई और बड़ा आर्थिक झटका लगना। ये एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा जाल है। हाँ, ये तो वाकई बहुत बड़ी राहत होगी। 3 से 6 महीने का खर्च हाथ में होना, इससे मिलने वाली मानसिक शांति की तो कल्पना ही की जा सकती है। निश्चित रूप से ये आपको निवेश करने का आत्मविश्वास भी देता है, क्योंकि पता है कि पीछे एक सुरक्षा कवच है। ठीक है, इस मजबूत नींव के बाद चौथा कदम आता है रिटायरमेंट के लिए निवेश करना। सही कहा। एक बार जब उपभोक्ता कर्ज खत्म हो जाएं और आपातकालीन निधि पूरी तरह तैयार हो, तब रैमजे का मॉडल, जैसा स्रोत में बताया गया है, रिटायरमेंट के लिए अपनी घरेलू आय का 15% निवेश करने की सलाह देता है। 15%? जी, 15%। इसमें अलग अलग तरह के निवेश विकल्प शामिल हो सकते हैं, जैसे सरकार समर्थित रिटायरमेंट खाते जैसे प्रोविडेंट फंड (पीएफ) या नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस), या फिर बाजार से जुड़े विकल्प जैसे म्यूचुअल फंड। चुनाव आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों और उपलब्ध विकल्पों पर निर्भर करेगा। और यहाँ जोर शायद लगातार लंबे समय तक निवेश करने पर है ना? सिर्फ शुरुआत करना काफी नहीं। बिल्कुल। यहाँ आकर्षक बात यह है कि लंबी अवधि में लगातार निवेश के जरिए चक्रवृद्धि ब्याज यानी आपके मुनाफे पर भी मुनाफा कमाने की शक्ति का लाभ उठाकर संपत्ति बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कंपाउंडिंग की ताकत। हाँ, कंपाउंडिंग। ये कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं है, बल्कि एक धीमी, स्थिर और अनुशासित प्रक्रिया है, जिससे समय के साथ काफी बड़ी संपत्ति खड़ी हो सकती है। अक्सर लोग निवेश की शुरुआत तो करते हैं, पर उसे जारी नहीं रख पाते। ये कदम उसी अनुशासन पर जोर देता है। चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत। हाँ। ये समझना जरूरी है। ठीक है, तो रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू करने के बाद 5वां कदम है बच्चों के कॉलेज शिक्षा या उच्च शिक्षा के लिए बचत करना। जी हाँ, स्रोत इसे भविष्य की योजना का एक अहम हिस्सा बताता है। इसका लक्ष्य है अगली पीढ़ी को भारी स्टूडेंट लोन के बोझ से बचाना, जो आजकल कई युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक चुनौती बन जाता है। हाँ, आजकल ये बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प बात है कि ये कदम रिटायरमेंट के लिए 15% निवेश शुरू करने बाद आता है। अच्छा, पहले रिटायरमेंट? हाँ, रैमसे के दर्शन के अनुसार पहले अपनी रिटायरमेंट सुरक्षित करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चे शिक्षा के लिए लोन ले सकते हैं या स्कॉलरशिप पा सकते हैं, लेकिन आप रिटायरमेंट के लिए लोन नहीं ले सकते। ये प्राथमिकता तय करना वाकई सोचने वाली बात है। पहले अपनी ऑक्सीजन मास्क लगाओ, फिर दूसरों की मदद करो। समझ गई। बिल्कुल वही बात। इसके बाद आता है छठा कदम, अपना घर जल्दी चुकाना, यानी मॉर्टगेज या होम लोन को पूरी तरह खत्म कर देना। ये एक बहुत बड़ा पड़ाव है, शायद सबसे संतुष्टि देने वालों में से एक। हाँ, सोचकर ही अच्छा लगता है। स्रोत इस बात पे रोशनी डालता है कि अपना घर पूरी तरह से चुका देना सिर्फ आंकड़ों में संपत्ति बढ़ाना नहीं है, ये वास्तविक वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षा का एहसास दिलाता है। सोचिए, जब आपके ऊपर घर के लोन का कोई बोझ ना हो, तो आपकी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा आजाद हो जाता है। सही बात है।
इस पैसे को आप निवेश बढ़ाने, अपने सपनों को पूरा करने या और ज्यादा दान देने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरी तरह से कर्ज मुक्त होने का एक शक्तिशाली प्रतीक है जो मानसिक शांति देता है। हाँ, ये कल्पना ही कितनी सुकून देने वाली है, अपना घर पूरी तरह अपना। जी, और फिर आता है 7वां और आखिरी कदम, संपत्ति बनाना और उदारतापूर्वक दान देना। बिल्कुल। ये इस यात्रा का शिखर है। स्रोत के मुताबिक जब आप कर्ज मुक्त होते हैं, आपका घर आपका अपना होता है, आपके पास एक ठोस आपातकालीन निधि होती है और आप रिटायरमेंट और बच्चों की शिक्षा के लिए लगातार निवेश कर रहे होते हैं, तब आप असल में संपत्ति बनाने और उसे बढ़ाने पर पूरा ध्यान लगा सकते हैं। और फिर लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। इस योजना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शायद सबसे गहरा पहलू ये है कि इस बढ़ी हुई संपत्ति का इस्तेमाल सिर्फ अपने ऐशो आराम के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने और उदारता से दान देने के लिए किया जाए। अच्छा, तो उदारता भी इसका हिस्सा है? हाँ, बहुत अहम हिस्सा। इसे वित्तीय प्रबंधन के अंतिम और सबसे सार्थक लक्ष्य के रूप में देखा जाता है। पैसा कमाने की क्षमता को अच्छाई फैलाने के लिए इस्तेमाल करना। तो ये थे 7 बेबी स्टेप्स, एक सीधी स्पष्ट योजना। लेकिन जैसा हमने शुरू में बात की थी, सिर्फ कदमों को जानना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोत कुछ प्रमुख मानसिक सिद्धांतों का भी जिक्र करता है जो इस पूरी प्रक्रिया की जान है, जैसे कि अपनी आय से कम में जीना, हर रुपए का हिसाब रखना यानी बजट बनाना, और मोटिवेशन से ज्यादा अनुशासन पर भरोसा करना। हाँ, ये सिद्धांतों का क्या महत्व है? ये सिद्धांत असल में उन बेबी स्टेप्स को मजबूती से थामे रखने वाले खंभे हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो अनुशासन ही इन कदमों को सिर्फ एक बार की कोशिश के बजाय जीवन शैली बनाता है। वित्तीय सफलता अक्सर प्रेरणा के बड़े बड़े पलों से नहीं आती, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी अनुशासित आदतों से मिलती है। रोज की आदतें। जी। बजट बनाना, या जैसा स्रोत कहता है, हर रुपए को एक काम देना, आपको ड्राइवर सीट पर बिठाता है। आप अपने पैसे को निर्देश देते हैं कि कहाँ जाना है, ना कि महीना खत्म होने पर सोचते हैं कि पैसा कहाँ चला गया। हाँ, ये अक्सर होता है, पैसा कहाँ गया पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। और अपनी आय से कम में जीना, यही वो बुनियादी गणित है जो बचत करने, कर्ज चुकाने और निवेश करने के लिए जगह बनाता है। इसके बिना बाकी सब कदम उठाना लगभग नामुमकिन है। उदारता, जैसा हमने आखिरी कदम में देखा, इस सारे मेहनत और अनुशासन को एक गहरा मकसद देती है, सिर्फ पैसे जमा करने से कहीं ज्यादा बड़ा। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि ये सिर्फ 7 कदम नहीं बल्कि जीने का एक पूरा तरीका है। एग्जैक्टली, ये एक लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा से जो मुख्य संदेश उभरता है वो ये लगता है कि अनुशासन, धैर्य और इन बेबी स्टेप्स का लगातार पालन करके वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना किसी के लिए भी मुमकिन है, चाहे उनकी आज की आर्थिक स्थिति जैसी भी हो। हाँ, उम्मीद तो यही। ये उम्मीद जगाने वाली बात है। हाँ, और इसकी व्यावहारिकता पर गौर करना जरूरी है। स्रोत ये साफ करता है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात अमीर बना दे। ये एक मैराथन दौड़ है, 100 मीटर की रेस नहीं। इसमें लगातार कोशिश, कई बार त्याग और सबसे जरूरी समय लगता है। धैर्य रखना होगा। बिल्कुल। रैमसे का वो मशहूर कथन यहाँ याद आता है जो स्रोत में भी है। यदि आप आज ऐसे जिएंगे जैसे कोई और नहीं जीता, तो कल आप ऐसे जी सकेंगे जैसे कोई और नहीं जी सकता। व्यवहार बदलने पर इसका जोर वाकई अहम है, क्योंकि अक्सर पैसों की समस्या जानकारी की कमी से ज्यादा आदतों की समस्या होती है। बहुत खूब। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने डेव रैमसे के टोटल मनी मेकओवर के सार से मिली मुख्य बातों को समझा। पैसों से जुड़ी गलत धारणाओं का सामना करना, 7 बेबी स्टेप्स का पालन करना जिसमें डेट स्नोबॉल की मनोवैज्ञानिक ताकत खास है, और इन सब के पीछे काम करने वाले सिद्धांत जैसे अनुशासन, बजट बनाना, अपनी चादर देख के पैर फैलाना और आखिरकार उदारता। बिल्कुल सही सारांश है। ये उन लोगों के लिए एक स्पष्ट नक्शा पेश करता है जो अपने वित्तीय जीवन पर नियंत्रण पाना चाहते हैं। बिल्कुल। स्रोत सामग्री में जो व्यवहारिकता और दीर्घकालिक सोच पेश की गई है वो काबिल तारीफ है। ये सिर्फ कर्ज से छुटकारा पाने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक टिकाऊ, अनुशासित और अंततः उदार वित्तीय जीवन शैली बनाने के बारे में है। ये एक ऐसी योजना है जो नियंत्रण वापस व्यक्ति के हाथों में सौंपती है। नियंत्रण वापस पाना, ये अहम है। जी। और इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार मन में आता है जिस पर सोचा जा सकता है। ये योजना व्यक्तिगत अनुशासन पर बहुत जोर देती है और वो जरूरी भी है, लेकिन बाहरी आर्थिक ताकतें जैसे अचानक आई मंदी या बेतहाशा बढ़ती महंगाई किसी व्यक्ति की इन बेबी स्टेप्स पर चलने की रफ्तार और क्षमता को कैसे प्रभावित कर सकती हैं? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। क्या इस योजना में ऐसे बाहरी झटकों को झेलने के लिए पर्याप्त लचीलापन है,
या फिर एक अलग नजरिए से सोचें तो इस तरह से हासिल की गई आर्थिक स्वतंत्रता सिर्फ पैसा दान करने के अलावा उदारता और दूसरों की मदद करने के और कौन-कौन से दरवाजे खोल सकती है? यह सवाल हमें मिली जानकारी पर आधारित है, लेकिन हमें थोड़ा और आगे सोचने पे मजबूर करता है।